हमारे अगले स्पीकर जो हैं दिलीप मंडल साहब, वो गाड़ी में हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो घर पहुंचते ही हमको ज्वाइन करेंगे। तो अगले जो स्पीकर हैं उनके बाद डॉक्टर रतन लाल, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो हैं अपने आप को अनम्यूट कर लें और एक बार ऑडियो चेक कर लें, फिर हम विषय पे आगे बढ़ते हैं। रतन सर, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ, आ रही है आवाज? जी, वीडियो अभी अगर ऑन हो जाए तो बड़ा मजा आए, हम देखना चाहते हैं आपको। हाँ, दिख रहा हूँ। हाँ जी, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो डॉक्टर रतन लाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं और वो अपने विषय पर आगे बात रखें उससे पहले उनका मैं एक परिचय आपको देना चाहता हूँ कि सम्मानित जो हमारे अतिथि हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। डॉक्टर रतन लाल देश के जाने माने विचारक और लेखक हैं और डॉक्टर रतन लाल जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में इतिहास पढ़ाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अकादमिक जगत में उनकी काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनकी 10 से ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है अकादमिक तौर पर। और जो उनकी किताब है और कितने रोहित वेमुला, वो मशहूर किताब देश भर के कैंपसेस में पसरे गहरे जातिवाद की परतें खोलती है और हमें बताती है कि किस तरह से जो कैंपस हैं उनमें जाति कितनी गुथी हुई है, कैसी उसकी संरचना है और कैसे बहुजन समाज से पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के जो छात्र जब उसकी दहलीज लांघते हैं तो उन्हें क्या चुनौतियां उनका सामना करना पड़ता है। डॉक्टर रतन लाल ने मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय की कृति एक था डॉक्टर एक था संत, उस किताब का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया है और भी कई तमाम किताबें हैं जिनका अनुवाद किया है या वो संपादक रहे हैं। और फिलहाल डॉक्टर रतन लाल अपने यूट्यूब चैनल अंबेडकर नामा के जरिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े विभिन्न जरूरी पहलुओं और समसामयिक घटनाओं पर शानदार तथ्यपरक और एकदम सटीक जानकारी, एकदम रेफरेंस पेज नंबर किताब वो पूरा बताते हैं उसमें, और वैसे वीडियो वो बनाते हैं तो बहुत ही हमारा ज्ञान बढ़ता है उनके वीडियो को देखने से। तो उनकी वीडियो को देखना और एक किताब को पढ़ना बराबर हो जाता है। और उनके जो कंटेंट की क्वालिटी है वो एकदम लाजवाब है, मतलब उनका जो कंटेंट है, मैं तो फैन हूँ उसका कि इतना कुछ हमको सीखने को मिलता है। और बहुत बार हम किताब पढ़ते हैं लेकिन उसमें से बहुत अच्छी जानकारियां दिमाग मिस कर जाता है, लेकिन उनका वीडियो देखने के बाद सब कुछ एकदम दिमाग में बैठ जाता है। तो इस आयोजन में मैं आपका सर बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार आपने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा निमंत्रण जो है वो स्वीकार किया। और मैं चाहूंगा कि आप अपने विषय पर अपनी बात रखें। आपका विषय है कि बहुजन यूट्यूबर्स अपने कंटेंट की क्वालिटी किस तरह से सुधार सकते हैं। इस मसले पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा सर। ओवर टू यू सर। शुक्रिया सुमित और जितने साथी जुड़े हैं, सब लोगों को जय भीम और आपको, आपकी टीम को बधाई कि आपने ये दूसरा कॉन्फ्रेंस आप आयोजन कर रहे हैं और मुझे आपने न्योता दिया यहाँ आने के लिए, उसके लिए भी शुक्रिया। आज पत्रकारिता दिवस है तो पत्रकारों को स्पेशल बधाई। और मैं बहुत ही गंभीर आपने मुझे विषय दिया है कि कंटेंट। तो मैं एक तो बता दूं कि मैं छात्र हूँ और जितने साथी हैं जुड़े हुए हैं, सब मुझसे बेहतर जानते हैं यूट्यूब पे और पत्रकारिता की दुनिया में। मैं इतिहास का छात्र हूँ, पढ़ता हूँ, हिंदी साहित्य में भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी है, वो काम करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ कि आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों को मैं कोई बहुत ज्यादा उस पर लेक्चर दूं। आप सब परिचित हैं अपने काम से। लेकिन एक छात्र होने के नाते जो मैंने सीखा है और जो लिखता पढ़ता बोलता हूँ कभी कभार, तो उससे दो तीन चीजें हमने सीखा है कि एक तो पहले ये मान ले कि आप ही मेन स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया आप ही है, क्योंकि जिस तरीके से डिटोरिएशन हुआ है, ह्रास हुआ है पूरा मीडिया का, चाहे क्वालिटी हो, कंटेंट हो, डिलीवरी हो, भाषा का सवाल हो। मैं अभी दूसरी मीडिया की बात कर रहा हूँ, अभी अपने पे आऊंगा। तो कहते हैं ना कि अगर राज सत्ता किसी पत्रकार की तारीफ करे या नेता किसी पत्रकार की तारीफ करे तो वो अच्छा पत्रकार नहीं है। कि पत्रकारिता में भक्ति अलाउड नहीं। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, और एक वैचारिकी का होना बहुत जरूरी है। यह गंभीर पेशा है जर्नलिज्म। रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म में अंतर।
रिपोर्टिंग जर्नलिज्म का पार्ट, जर्नलिज्म ज्यादा विशद व्यापक क्षेत्र है, विषय है, उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से रिपोर्टिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अ, जब आप, जैसे मैं देखता हूँ कई सारे यूट्यूब पे हमारे भाषण भी लगते हैं, चाहे मैं बोलता भी हूँ, 2-3 चीजें मैं संक्षेप में आपको रखना चाहता हूँ कि जैसे सुमित ने भी बात की कि लॉकडाउन में अम्बेडकर नामा हमने यूट्यूब चैनल चलाया और एक-एक वीडियो के लिए कंटेंट के ऊपर ही अगर कहें, तो अगर गंभीर कंटेंट करना हो तो 6-8 घंटे लगते हैं, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज़ करना, उसको कॉन्टेक्स्चुअलाइज़ करना। हुँ? भाषा का सवाल, कि शब्दों का चयन कैसे करेंगे, आप टाइटल कैसे लिखेंगे, थंबनेल क्या बनाएँगे, अ, तो ये सारे जो सवाल होते हैं, वो मैं सीख रहा हूँ। मैं तो ये समझ के आया था कि सुमित के इस प्रोग्राम और सब आप सबके प्रोग्राम में हम कम से कम अ सीखेंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ अभी उसके उससे आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ कि अभी एक अ, वीडियो वायरल हुआ है, रणदीप हुड्डा का, और अगर वीडियो मैंने भी देखा है और वीडियो अगर देखेंगे तो मुझे लगता है शायद पुराना वीडियो। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाल-फिलहाल का वीडियो तो नहीं, कई साल पुराना वीडियो लग रहा है। वो मुझे लग रहा है कि 10 साल से पहले, 10 साल के आस-पास पुराना वीडियो होगा। तो जब हम जर्नलिज़्म करते हैं, जब हम किसी विषय पे स्टैंड लेते हैं, तो एक तो है कि उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे, तो कई बार डिरेल भी हो जाता है पूरा मामला, और ज़ाहिर है कि इस तरह की जो प्रवृत्ति हमने लगातार मुनमुन दत्ता के थ्रू या फिर के मिश्रा, चाहे फिर युविका चौधरी पे हमने एक पोज़ीशनिंग की है, स्टैंड लिया है और इसमें आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन किसी संदर्भ में ये वीडियो कहाँ से आया, कौन लोग इसको वायरल करने वाले हैं, इसका जेनेसिस क्या है, उसकी पड़ताल किए बगैर एकदम भीड़ में उसके पॉलिटिक्स को नहीं समझ। आप समझ रहे हैं अभी अभी किसान आंदोलन को लेकर जो पूरा बैकबोन है, एक तरह से दलित भी उसमें भागीदारी है, जो दलित समुदाय के, जो शेड्यूल कास्ट समुदाय के लोग हैं, काफ़ी संख्या में उससे जुड़े हैं, एक सिम्पैथी भी है। लेकिन उस संदर्भ में एक खास तरह की पॉलिटिक्स जन्म लेती है और उसको ब्रेक करने के लिए कई तरह की लीलाएँ होती हैं। हम चाहे रणदीप हुड्डा हो, चाहे जो भी हो, इस तरह की टेंडेंसी के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं और बोलते रहेंगे। लेकिन कभी-कभी संदर्भों को समझना ज़रूरी है, और मैंने कई नेताओं को भी फ़ोन किया कि भाई ज़रा बताइए, ये आप ट्विटर पे चल रहा है, क्या मामला है? लेकिन इसका कोई सटीक कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए मैं आता हूँ, पहले कंटेंट पे आता हूँ कि जैसे वकील होते हैं, वकील की तरफ पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि पत्रकार जो जर्नलिस्ट है, उसको तरह-तरह के लोगों से, डॉक्टर से भी इंटरैक्शन करना होता है, उसको वकील से भी करना होता है, लीडर से भी करना होता है, मज़दूर से भी करना होता है, किसान आंदोलन भी कवर करना है, जंतर-मंतर भी क क कवर करना है। तो ये गंभीर पेशा है, ये प्रोफ़ेशन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ माइक ले लिए और जाके मुँह में किसी के घुसेड़ दिए और हम जो चाहते हैं वही बोलिए आप। नहीं, ये पूरा आपको रिसर्च। अ आप सुन रहे हैं मेरी बात? आ रही है आवाज़? जी सर, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। हाँ। तो एक गंभीर काम है और उसको बहुत ही गंभीरता से किया जाना चाहिए। जैसे क्या किया जाना चाहिए? तो जैसे थीम बनाते हैं, अगर मान लिया कि हम राकेश टिकैत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, मान लीजिए, तो उसके पहले थोड़ा जेनेसिस किसान आंदोलन का क्या है? कैसे कब हुआ? थोड़ा हिस्ट्री का की पड़ताल करना, कि जब तक आप हिस्ट्री की पड़ताल नहीं करेंगे, तब तक अच्छी पत्रकारिता नहीं हो सकती है, उसके जेनेसिस को समझना पड़ता है। इसलिए सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि कोई भी जब इश्यू कवर करे, इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। कम से कम आप उसके जेनेसिस को समझें। इस देश में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इस देश में किसानों के नाम पे हुकूमत हुई। अगर चुनाव चिन्ह का अगर अध्ययन आप करें, तो गाय, बछड़ा, हल, बैल, हँसिया, खुरपी, इस तरह के सिंबल्स होते थे और भारत सरकार लोगों ने चलाया है सिंबल के बेसिस पे। अ, तो ये
ये उसके पीछे थोड़ा जाना, इतिहास दृष्टि जब तक नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि अच्छी तरह से हम समस्या के जेनेसिस को नहीं समझ पाएँगे, उसका सॉल्यूशन क्या है, किस दिशा में जाएगा, वो नहीं समझ पाएँगे। इसलिए ये गंभीर काम है और संजीदगी से इसको लिया जाना चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए डॉक्टर अंबेडकर, अगर आप अंबेडकरनामा पे देखते होंगे तो कई मैंने मीडिया को लेकर वीडियो बनाए हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता, वो तमाम अखबार निकाले। भूषण प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने खोला। भूषण प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने खोला और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। सॉरी, बहुत सॉरी, कॉल आ गया। ओके तो सर, कोई बात नहीं। हाँ, कैरी ऑन। ये समझना है कि डॉक्टर अंबेडकर अखबार निकालते थे, पत्रिका निकालते थे, प्रिंटिंग प्रेस खोलते थे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब उनको ₹1-1 रुपया चंदा माँगा है लोगों से उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मैं अभी बोलूँगा तो कम लोग सुनेंगे, लिखूँगा तो ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। और वो समझिए आज टेक्नोलॉजी के युग में जितने अंबेडकर साहब को उस समय नहीं सुने होंगे और नहीं पढ़े होंगे, उससे ज़्यादा लोग अभी सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। एक एपिसोड अगर मान लिया बनाता हूँ कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के इस अधिवेशन में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, अगर उसको 15,000 लोग सुन रहे हैं, तो उस ज़माने में 15,000 लोग नहीं सुनते होंगे, लेकिन आज उन्हीं के बात को 15,000 से ज़्यादा लोग सुन रहे हैं लगातार। तो कहने का मतलब है कि आप जो हैं, आप सीरियस जर्नलिस्ट हैं। आप हाशिए के जो लोग हैं, उनकी आवाज़ है, दबे कुचले लोगों की आवाज़ है। इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि आप तथ्यपरक, रैशनल, तर्क पर आधारित आप स्टोरी बनाएँ, रिपोर्टिंग करें और इस तरह नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी का दोनों इस्तेमाल हो सकता है। अगर एटम है तो एटम से बिजली भी बन सकता है और बम भी बन सकता है। तो उसी तरह आपकी ज़िम्मेदारी, पत्रकारिता की ज़िम्मेदारी है कि अगर सही डायरेक्शन में आप करोड़ों लोग सुन रहे हैं अब यूट्यूब को, मैं तो नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, करोड़ों लोग सुन रहे हैं। अगर आप सही तथ्यपरक, आर्गुमेंट बेस्ड साइंटिफिक बात अगर आप नहीं करेंगे तो आप समझिए कि समाज को गुमराह भी कर सकते हैं, दोनों दिशा में जा सकते हैं। इसलिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है, भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। कंटेंट जब आप कोई बनाए, बोले तो बाबा साहब ने ऐसा कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, किस संदर्भ में कहा था, वो संदर्भ को नहीं समझेंगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लिख दे रहा हूँ। वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में एक छोटा-सा बाबा साहब का था कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ। तो मैंने वो वीडियो बनाकर डाला। लेकिन अब पढ़ते-पढ़ते अब समय पेज नंबर रेफरेंस दे दिया, जिनको भी देखना हो, वो जाकर देख लें। अब पढ़ते-पढ़ते मेरे समझ में आया कि पुनर्जन्म का उनका मतलब क्या है, तो उसको मैंने फिर एक्सप्लेन किया। इतने वॉल्यूम में जाकर देखें तो पुनर्जन्म का ये मतलब है ना? तो संदर्भों के साथ समझाना, रेफरेंस देना, तब जाकर मुझे लगता है कि जिन समाज का हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, लीडर का मतलब सिर्फ एमएलए, एमपी बनना नहीं होता है। आप सब जितने साथी जुड़े हुए हैं, सब लीडर हैं। समाज को दिशा देना, है ना? समाज को डायरेक्शन देना, ये नेता का काम होता है, खाली टिकट और एमएलए, एमपी बनना नहीं होता है। तो इसीलिए हम सबकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सब भाषा को लेकर, कंटेंट को लेकर, क्योंकि हमारे लोग वैसे लोग भावुक लोग ज़्यादा सुन रहे हैं। भावुक हैं, वो दिल से सुनते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ डॉक्टर अंबेडकर बोल दूँ, जैसे हमारे हिस्ट्री राइटिंग में आता है, हम लोग नाम से ही बोलते हैं, अंबेडकर, गांधी, नेहरू। तो अगर मैं बोलता हूँ उसपे, तो कई लोगों की टिप्पणी आती है, परम पूजनीय बाबा साहब क्यों नहीं बोले? हम ठीक है, उनकी भावनाओं को हम समझते हैं, लेकिन उनके कहने से हम परम पूजनीय बाबा साहब नहीं बोलेंगे। उनको धीरे-धीरे आदत एक्सप्लेन करेंगे, आदत लगवाएँगे कि रिसर्च की दुनिया, कंटेंट की दुनिया, शोध की दुनिया दूसरे तरह से होती है और जिसके खिलाफ बाबा साहब लगातार आर्गुमेंट करते रहे हैं, वही बात आप कर रहे हैं।
ये भक्ति का जो पूरा भक्ति के खिलाफ जिंदगी भर बोले, उन्होंने कहा मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। तो भक्ति के खिलाफ जब वो बोल रहे थे, तो उनका कहने का मतलब था किताब पढ़िए, ज्ञान से आप आर्गुमेंट कीजिए। तो ये सारी बातें हमें समझनी होती है, और सुमित और तमाम साथी जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबको बधाई है। जहां जिस साथी को किसी भी तरह की जरूरत होगी, मेरा नंबर आप दे दीजिएगा सुमित, क्योंकि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हम कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन कहाँ लगेगा, शब्द का प्रयोग क्या होगा, कौन से लाइन बनेगी, एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए क्योंकि समझ लीजिए कि हम लोग कोई परचून की दुकान नहीं चला रहे, वी आर गिविंग डायरेक्शन टू द पीपल, टू आवर सोसाइटी। तो डायरेक्शन जब दे रहे हैं तो उसको जिस तरह का आप आदत लगाएंगे, जिस तरह के हैबिट आप डालेंगे, तो हैबिट उसका फर्क पड़ता है ना। लोग हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं सभी यूट्यूब चैनल्स को। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। इस तरह से अच्छा, एक तो बधाई है सुमित को कि आपने इस तरह का कन्वेंशन किया, और समय का अभाव था, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा इसमें तैयारी करके बहुत तरीके से मैं बोलता। अब मैं आपको 2-4 एग्जांपल देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जी सर, जैसे कंक्लूड करें, हमारा अगले कोई स्पीकर भाषण आ कोई रहे साथी अगर लगाता है, तो रतन लाल का जहरीला भाषण, ना की फुकार, आरएसएस दोथी खोल के भाग गया, मोदी बिल में छुप गया, बगैर एक एक किसी ने लगाया था शाह और मोदी को लेकर उल्टा पुल्टा स्टोरी बना दिया था, उसको थाने में बैठना पड़ा। शायद हमने सुना है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि सुना, बगैर वेरीफाई किए हुए इस तरह की भाषा आप शानदार शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबरदस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नगीना, जहरीला और फुंकार, इस तरह के शब्दों से जो है ना, हम लोग को परहेज परहेज करना चाहिए। अब मैंने देखा, देखिए कई बार होता है, अभी हमारे एक साथी कृष्ण मोहन जो लखनऊ वाले थे, है ना, उनका निर्वाण हो गया कोरोना में। अब डेथ किसी और पत्रकार का हो रहा है, फोटो किसी और का पत्रकार का लग रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो काउंटर आर्गुमेंट हम गोदी मीडिया के खिलाफ कर रहे हैं, उसी ट्रैप में हम फंस रहे हैं, आप समझिए। तो इसलिए नितिन साहब, स्वागत है, आपका टाइम मैंने ही ले लिया। तो, बहुत तो बहुत ये है, शुक्रिया। जी सर। नितिन साहब हैं ट्विटर पे, और तमाम वो एक ट्रेंडिंग सेट करते हैं। एक तो हमें सब चीज के पीछे नहीं भागना है, पहले ये बात से खेल समझिए। अगर आपको दीवार में सुराख करना हो, तो जो ड्रिल मशीन एक ही जगह रखे रहते हैं ना, चारों तरफ नहीं घुमाते रहते हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई इश्यूज। ये एक तरह से आपको डाइवर्ट करने के लिए भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे काम होते हैं, अटेंशन डाइवर्ट करने के। आप ये कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं करते, वो कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं करते। अरे भाई, हम ही सब करेंगे, तुम भी कुछ करो ना भाई। हम जैसे, मैं ये समझता हूँ कि हमको न्यूज कंटेंट में नहीं जाना है, ठीक है। बहुत सारे साथी लोग कर रहे हैं, अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अच्छी स्टोरी बना रहे हैं, आप हैं, तमाम लोग बना रहे हैं। मुझे मुझे जाना है पूरा एकेडमिक पोर्शन, एकेडमिक पॉलिटिक्स का क्या इसका ये, उस पे जाना है। तो एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, और उस हिसाब से हम सेट करते हैं, एजेंडा सेटिंग इसको कहते हैं। मान लीजिए कि अगर अम्बेडकर नामा के चलते अगर 500 छात्र को अम्बेडकर पढ़ने की अगर आदत लग गई कि भाई हम भी पढ़ेंगे इसको, तो आप समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करके 500 इंटेलेक्चुअल पैदा कर सकते हैं। और नागिन के फुफकार लगाएंगे, तो वो खाली एंटरटेनमेंट चैनल नहीं बनना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा इस बात को गंभीरता से समझे जाने की जरूरत है। इसलिए दूसरी बात है कि बीच बीच में ये मीटिंग सुमित होनी चाहिए, या हम लोग को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, है ना। किसका सब्सक्रिप्शन कितना बढ़ गया, क्या हो गया, फॉरगेट अबाउट दैट। हमें तो अगर 500 लोग सुन लेता है, तो मुझे लगता है महाबलंकर हॉल में एक प्रोग्राम मैंने कर लिया। समझ रहे हैं कि हम लोग को एक कॉपरेशन आपस में रखना चाहिए। और मैं बहुत ही बगैर नाम लिए मैं गंभीरता से ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ साल पहले मैंने कई साथियों से ये आग्रह भी किया था कि भाई न्यूज वगैरह तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन हफ्ते में एक दिन रखो, प्राइम टाइम, घंटा 2 घंटा हम लोग सीरियस एकेडमिक्स डिस्कशन सीरियस करेंगे, सीरियस बातचीत होगी। लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, बात समझ ही में नहीं है कि फूले को कौन पढ़ेगा, पढ़ के किसको सुनाएगा, कांशीराम जी को कौन पढ़ेगा, अंबेडकर साहब को कौन पढ़ेगा। तो इस पे आइडियोलॉजिकल बैटल आप कैसे लड़ेंगे। आइडियोलॉजिकल बैटल आप लड़ेंगे पढ़ के,
एजेंडा सेटिंग करके। तो मैं बधाई आप सबको देता हूँ और नितिन साहब आ गए हैं और सुमित बीच-बीच में मीटिंग रखिए कि जी थोड़ा-सा सर। सब लोग तैयारी करके आएँ और उसमें बातचीत करें, कोऑपरेट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप याद कर लीजिएगा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी। और आज जब आपकी चेतना बढ़ी है, यह कारण नहीं कि नए-नए कानून आ रहे हैं। जब आपकी चेतना बढ़ी है, जब करोड़ों लोग वंचितों की आवाज़, बहुजनों की आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये नए-नए कानून आ रहे हैं, समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए कंटेंट पे, टाइटल पे, थंबनेल पे, इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो कोई-सा बहाना लेके आपका चैनल बंद कर सकता है, कुछ भी एक्शन कर सकता है। तो इसलिए हम बहुत ही कठिन दौर से गुज़र रहे हैं और इस चुनौती का हमें सामना करना है, कंटेंट से, क्वालिटी से और भाषा से। शुक्रिया सुमित, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर रतनलाल सर, आपने बहुत ही बारीकी से समझाया और मुझे लगता है जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं या फिर इस वीडियो को देखेंगे, उनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और सर का जो चैनल है अम्बेडकरनामा, अम्बेडकरवादी जो मुद्दे हैं वैचारिकी है, पत्रकारिता है, उसमें एक मील का पत्थर है, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें और एक-दूसरे को सपोर्ट करें और बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए, बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। जी।